मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसीलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना करवाई, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है। इसीलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्दी ही मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता लगा कि मेरे पति तो परदेश में काम करते हैं। शादी के चंद दिनों में ही वो वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो मेरी सास एकदम से घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे वो इस बात को नजरअंदाज करना चाहती हो। मुझे सास से कोई जवाब ना मिला था, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी, अगर वो हमें बता देती कि मेरा पति बाहर विदेश में काम करता है, तो मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, उन्हें अगर बताना नहीं था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। मैं अब क्या कह सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द वीजा लग गया है। ये बात सुनकर मुझे ये महसूस हुआ था जैसे मेरी सास जानबूझकर किसी मकसद के साथ ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू ही दिनों में ही मैंने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मेरी सास, एक ननद और 15 साल का देवर ही था। 15 साल का देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी ननद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरे पति से भी मेरी बात होती रहती थी। जिंदगी अपनी राह पर चल रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा आया जिसने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज्यादातर खिलौने में ही बिजी रहता था। देवर की ये बात सुनकर मेरी ननद जल्दी ही उसे अपने कमरे में ले गई। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में ये सब क्या हो रहा था। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो इसका होलिया देखकर मुझे हैरत हुई कि मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी ननद भी कमरे से बाहर निकली और उनके कपड़ों का ये हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही अपनी जगह बना रहा था। माथे पर पसीने आ रहे थे। मैं बस अपनी ननद को देखे जा रही थी। मेरी सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू, क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। मैंने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और उसके बेटे की शिकायत तो लगाने से रही। मेरी सास ने फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं अपनी ननद की इस हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरा दिमाग उन तमाम सोचों से भटक गया था। ऊपर से मैं भी काफ़ी सेहतमंद थी, इसीलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई, तो मुझे पता ना चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं तो उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ ना था, इसीलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ, सब ठीक तो है ना? आपको कुछ काम था? तो मेरी सास कहने लगी, बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा, माँ बताए क्या बात है। मुझे देखने के बाद आराम से बोली, बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो, तुम्हारा जिस्म भरा भरा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा सा पागल है। इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वो कुछ भी बोल और कर देता है। इसीलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकला करो। मैं खामोश हुई तो उनका मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहना था? उनकी बात पर तो मुझे जितनी हैरत हुई वो कम थी। अगर वो पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल कर दे। लेकिन खैर, सास की बात इतनी बुरी नहीं थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती ही तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि सही तो कह रही है, मुझे अपने
पहनने और ओढ़ने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ भी कहने का कोई मौका ना दिया था। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास अब काफ़ी भरोसेमंद नज़र आने लगी थी। एक दिन ननद और सास बाजार गई हुई थी। देवर हॉल में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। अचानक देवर की चीख की आवाज़ पर मैं भागकर हॉल में चली गई, मगर बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और जोर जोर से चीख रहा था। देवर उस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं परेशानी का शिकार थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को जोर जोर से छींकें आने लगी। मौसम के बदलाव की वजह से शायद देवर को ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दी, मगर देवर उस वक्त सिर्फ छींकने में ही बिजी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वो तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसका ख्याल मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया देवर के ऊपर डाल दी थी, लेकिन देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी हरकत पर घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मेरी सास और ननद भी वापस आ गई। मेरा हाथ अभी तक देवर ने पकड़ा हुआ था, जिसे मैं छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि उसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा तो सांस फूल चुका था। सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही मेरा कमरा अंदर से बंद कर लिया था। अपने देवर की इस हरकत से आज मैं अपनी सास और ननद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी गहरी सांस लेते हुए ये सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था उसमें मैं कैसे देवर को कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि देवर को दिमागी बीमारी है। मैं अपने बेड पर बैठी और अपने आप को देख रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने सास को देखा तो फौरन कहा, माँ वो सब। मेरी सास ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वो सब तुमने नहीं किया। मुझे सास की बात से कुछ हौसला मिला था। सास ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस ये दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है। तुम इसकी किसी बात का बुरा मत मानना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप ख्याल नहीं है। अगर कुछ भी कर दे तो तुमसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई थी। अब सास को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सास ने कुछ कहने से भी मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं देवर से दूर ही रहूंगी और उसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा देवर हॉल में बैठा खेल रहा था। मैं पहली बार देवर को गौर से देख रही थी। मेरा देवर अच्छी हेल्थ का था। इस बात में कोई शक नहीं था कि मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मैं उसे इतनी गौर से देख रही थी। अचानक ही देवर ने जब मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आकर एक बार फिर अजीब सी मांग करने लगा। मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई थी। मैंने सास से बात करने की सोची और उनसे कहा कि मैंने एक बात महसूस की है कि देवर मुझे देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जिसे मैंने गौर से देखा था। तब मेरी सास फौरन बोली, नहीं बहू तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरे बच्चे को तो अपना होश नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकता है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी सास का जवाब सुनकर मैं खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको और क्या कहती। उनकी नजर में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। मैं रात होने से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब ननद के कपड़े उसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही मेरी ननद तौलिए से अपने गीले बाल साफ करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वो जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरानगी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज्यादा गौर ना किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की वजह से जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज के उल्टे मुंह बेड पर सोते हुए देखकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ भाग के सामने से आती हुई ननद से टकरा गई। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर मेरी ननद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी आप देखकर नहीं चल सकती क्या।
इसकी बात पर मैं और घबरा गई थी। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब तक होश आया तो ननद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले ननद ने मेरे साथ इस तरह कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए ननद का ये बर्ताव और उसके कमरे में जो कुछ भी अभी मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरी सुने बगैर ननद अपने कमरे में चली गई और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की थकी हुई थी, ऊपर से जिस हालत में मैंने देवर को देखा था उसकी वजह से डर महसूस करते हुए मैं सोचते सोचते ही सो चुकी थी। रात के न जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी का बोझ एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों की चुभन महसूस हुई। मैंने चिल्लाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वजन कम हुआ और मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलकर सास के कमरे का दरवाजा बजाने लगी। जल्दी सास ने दरवाजा खोल दिया और हैरानगी से मुझे देखने लगी। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज से ननद भी कमरे में आ गई। सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई थी और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया है? मैंने अपनी सास से कहा, माँ मेरे कमरे में कोई था। ये कहते ही मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरानगी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारा पति यहाँ नहीं है और देवर इस काबिल नहीं है तो और कौन आ सकता है भला? सास ने कहा, वहां जाकर देख लेती हूँ मैं। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी हैरत से आंख खुली की खुली रह गई। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक सिलबट तक मौजूद नहीं थी। बस जहां मैं सोई हुई थी उस जगह पर हल्की सी सिलबट थी। माँ मेरा यकीन करे, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नजर ननद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अब अपनी सास को देख रही थी, जो कि इस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि उसी वक्त ननद बोली, भाभी लगता है आपने कोई सपना देखा है। मैं तो चुप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार से सपने की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सास और ननद कमरे से चली गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर नजर पड़ी तो वहां कोई साया सा नजर आया। गौर करने पर देखा कि उसी वक्त कोई वहां से भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ ननद खड़ी थी। तो क्या वो ननद का कोई आशिक था जो उससे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया? क्या ये सब मेरे साथ ही मुझे परेशान करने के लिए किए जा रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी ननद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में बैठ गई। मुझे नंद के रवैये में कोई भी बदलाव महसूस ना हुआ। अचानक मुझे ना जाने क्या सूझा कि मैं सास से बोली कि माँ, कल रात मैंने साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया था। मेरी सास ने कुछ पल ठहर कर कहा, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि माँ, वो कल रात अभी मैं कुछ कहती कि वो बीच में बोल पड़ी कि साथ वाला कमरा तुम्हारी ननद का है और तुम मेरे ही सामने मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में सब कह रही हो। मुझे तो सास की कुछ समझ नहीं आती थी। पहले देवर के बारे में ये सब कहना कि वो जो भी करे उसे मना ना करो, उसके बाद देवर का अपनी हद से बढ़कर मेरे करीब रहना, और कल मेरे साथ जो हुआ उसके बाद ननद के कमरे से किसी मर्द का जाना, मुझे तो सब समझ आ रहा था। पर ना जाने सास की अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था कि वो सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी, बल्कि वो तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नजर झुकाकर बैठी रही, क्योंकि इस वक्त कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे सास से बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वो तो हो गया था। मेरी ननद एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद ननद कुछ कहेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल खामोश रही थी। मैं भी खामोशी से वहां से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास और ननद घर से बाहर चली गईं। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। देवर घर में ही था। इससे पहले मुझे देखकर वो अपनी फरमाइश करता। मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई। काफी देर गुजरने के बाद मैं सोचों में गुम थी। मेरी नजर जब खिड़की से बाहर गई तो मेरी सास और ननद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मगन थी। मुझे उनकी बात करने के अंदाज पर कुछ शक हुआ था।
मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और सास और ननद से छुपकर दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी और जो बात उनके बीच चल रही थी वो सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था क्योंकि मैं ना जाने उनकी किस साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाजा तेज तेज बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और ऐसा जताया कि जैसे मैं सो रही हूँ। सास कमरे की दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ तो वो दरवाजा वापस बंद करके चली गई। मैंने जल्दी से आंख खोल ली। मुझे यकीन था मेरी सास इस बात को यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था देवर और सास का राज जानकर रहूंगी, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी। इस सच से मुझ पर कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद ही कर दी। वो मेरे करीब आकर उससे पहले मुझे हाथ लगाता। मैंने उसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग आई। मुझे घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरा पति भी मुझसे कांटेक्ट में ना था कि उसे कुछ कह सकती। मेरा मायका भी दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर जाने ना देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोचकर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापस पर ननद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई तो मैंने चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज आने लगी। मैंने काफी दिनों से नोट किया था जब ननद चाय बनाती तो मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। आज इसीलिए मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने अजीब आवाज सुनकर जब बाहर जाकर देखा तो देवर ननद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा था और ननद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने ननद से कहा, जाकर देख जरा दवाई ने अपना असर कर दिया कि नहीं। अब तक तो वो बेहोश हो गई होगी और मुझे आवाज दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। ननद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से अपना मुंह अपने हाथों में ले लिया। तकलीफ के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सकी। तभी ननद की पुकार से मेरे देवर कमरे में आया। सास ने कहा, बस आज इस तकलीफ से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में सोच रही थी कि जो प्लान उन्होंने बनाया है कहीं वो उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था। क्योंकि सास और ननद की अजीब हरकतों को देखकर जब पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी कि वो लोग इस रिश्ते को कैसे बदनाम कर रहे थे। उससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता, मैंने अचानक आंखें खोल दी और देवर के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारा। इससे पहले वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करते, पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, क्योंकि दूसरे देश में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, उसे भी अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी थी, पर वो कोई माँ बेटा नहीं थे, बल्कि उनका एक गैंग था। वो लोग शादी के बाद ऐसे ही लड़के का देवर बनाकर मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करवाते थे और जो लड़की उनके झांसे में आकर फंस जाती थी फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी का धंधा करवाते थे। मैंने उनकी तरफ मुड़कर कभी ना देखा था और अपने घर चली गई थी। मेरी माँ ने 2 साल के इंतजार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ की गांव की दोस्त जब उनसे मिलने आई तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। उन्होंने भी पहले बहू शहर से लाई थी जो कि आजादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से बहुत डर गई थी क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया, इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना कर दिया करें, बल्कि सही से सोच समझकर किया करें और अच्छे लोगों का चुनाव करें और सबको यही राय दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।